हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था, हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, जहां पे हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था अपने एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में एक मशीन होती है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलैरिमीटर, जहां पर से एक रे निकलती है, एक लाइट निकलती है जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अगर वो रोटेट कर पाता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग बोल पाते हैं कि वो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन वहां पे जो सारी बातें करी थी हम लोगों ने, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि वो सारा का सारा क्या था, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन था। तो हमने बताया भी था कि जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होता है वो हमारा केवल एक मेथड नहीं होता किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव कहने के लिए। तो हम लोगों ने बोला था कि वहां पर क्या होंगे, कुछ थ्योरेटिकल कंडीशंस भी अप्लाई हो सकते हैं, जहां पर हम लोग बोलेंगे उस बेसिस पे कि कौन से मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो वहां पे हम लोगों ने बात करी थी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के बारे में, और आज हम लोग जो बात करेंगे वो होगा हमारा थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव कहने के लिए और ऑप्टिकली इनएक्टिव कहने के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने टॉपिक डाल करके रखा है कायरलिटी एंड सिमेट्री एलिमेंट्स, यही तो एक ऐसे कंडीशंस होते हैं, एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कायरलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कायरलिटी क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके यूजेस क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होती है, सिमेट्री एलिमेंट्स कैसे अपना रोल प्ले करती है किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कायरलिटी के बारे में कि कायरलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कायरलिटी। समझ के रखना है कि कायरलिटी जो है एक फेनोमेनन है। क्या है? एक फेनोमेनन है। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, कायरल के बारे में। कायरलिटी के बारे में पहले समझने से पहले क्या बात करेंगे हम लोग, कायरल क्या होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं कायरल सेंटर क्या होता है। चीजों को समझना है, कायरल सेंटर क्या होता है। तो कायरल सेंटर बोलने के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, बोलते हैं एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन विच, क्या बोलेंगे, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन विच अ कार्बन एटम is attached with an organic molecule in which a carbon atom is attached with four different atom or group of atom, then the carbon atom is known as कायरल कार्बन, और उसी कायरल कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कायरल सेंटर। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कभी कभी हम लोग देखेंगे स्टीरियो सेंटर। तो हमें क्या पता चला कि किसी भी मॉलिक्यूल को थ्योरेटिकल कंडीशन के बेसिस पे किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल के पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होने चाहिए। अगर उस मॉलिक्यूल के पास अगर कायरल कार्बन है, अगर एटलीस्ट एक कायरल कार्बन है, तो बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डिफिनेशन देखा कायरल सेंटर क्या है। तो सपोज दैट एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ, हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने जैसा बोला, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जिसको मैं इस तरह से कुछ बना दूं। मान लेते हैं ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कायरल कार्बन है, और इस कायरल कार्बन से जो भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड है वो क्या है, चारों के चारों डिफरेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होगा, ये कार्बन जो होगा वो क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, या फिर बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी शो कर सकता है। तो ये रही बातें इसके लिए। लेकिन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि ऑप्टिकल एक्टिव और कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल को भी क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, कायरल कार्बन है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने चाहिए।
तो मैं मान के चलते हैं कि सपोज दैट कि मैं मान लूं कि इस मॉलिक्यूल के आगे मैंने एक प्लेन मिरर लगा दिया। अगर प्लेन मिरर लगा दिया तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंसेस आ गए। हम लोग देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या है, दूसरे के मिरर इमेजेस है। अगर ये मॉलिक्यूल आपस में अगर मिरर इमेजेस हैं तो वहां पे दो कंडीशन निकल के आती है। वो क्या दो कंडीशन होती है, या तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच का जो रिलेशन होगा वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। दैट मींस कि अगर मैं सपोज दैट मैं बोलूं कि ये मॉलिक्यूल ए है और मैं बोलूं ये मॉलिक्यूल बी है, तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी जो है वो आपस में आइडेंटिकल हो सकती है। और दूसरी बात ये कि मॉलिक्यूल जो है वो हो सकती है एक दूसरे के इनेंसियोमर। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो टर्म यूज किया, आइडेंटिकल और इनेंसियोमर। वो क्या होता है, तो बोलता है कि जो आइडेंटिकल और इनेंसियोमर है वो दोनों मिरर इमेजेस ही होते हैं, लेकिन मिरर डिफरेंसेस कहाँ आती है, अगर वो मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं ये मॉलिक्यूल को अगर मैं उठा करके यहाँ पे रखूं तो मैं देखूंगा कि H जो है वो हमारा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे OH आ जा रहा है और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, H आ जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल है। दैट मीन्स कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठा करके यहाँ रखा तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर इनेंसियोमेरिज्म की बात करते हैं। दैट मीन्स कि वहां पे एक दो जो ए और बी का जो रिलेशन है वो क्या होगा, इनेंसियोमर निकल के आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मिरर इमेजेस जो होती है अगर सुपर इम्पोज कर जाती एक के ऊपर एक अगर रखने से क्या होता है कि पूरी तरीके से मॉलिक्यूल अगर छिप जाता तो हम लोग बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात करी कि कायरल कार्बन से ये तो पता चल गया कि ये मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन क्या यही एक कंडीशन है मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, तो हम लोगों ने बोला नहीं। अब नहीं का मतलब क्या है कि इसमें इस मेथड में कुछ लिमिटेशंस आ गई। तो हम लोगों ने बोला ये कहता है कि an organic molecule should contain at least one chiral center and at least one chiral atom to be an optically active। यहाँ पे वो तो फुलफिल हो गया, लेकिन जो लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये बोलता है कि ये जो मेथड है वो केवल वैलिड है एटलीस्ट एक कार्बन एटम के लिए। दैट मींस कि अगर मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल सेंटर है तो हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए जहां पे एक या दो से अधिक हमारे पास वहां पे स्टीरियो सेंटर या फिर कायरल सेंटर आ जाए, तब क्या वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या वहां पे कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उस तरह के मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे देखेंगे कि ये जो कायरलिटी वाली जो मेथड है, थ्योरेटिकल मेथड, वहां पे देखेंगे वहां पे फेल कर जाती है। दैट मींस कि वहां पे उसकी लिमिटेशंस आ जाती है। तो हम बात करते हैं उस तरह के कुछ एग्जांपल्स के जहां पे कायरल सेंटर तो होता है लेकिन वो मॉलिक्यूल क्या हो जाती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है। और किस कारणों से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कायरलिटी के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस के बारे में बात करना है कि किस तरह के मॉलिक्यूल अगर हम लोग देखेंगे इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे जहां पे कायरल सेंटर होने के बावजूद भी क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो रूल क्या कहता है, तो हमारे पास अभी और सारे अगर हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे, अगर हम केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे कि हमें ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जहां पर स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर और कायरल कार्बन नहीं होने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। अब बात लगेगी थोड़ी सी अजीब, क्या हो गया, सबसे पहले डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। फिर हमने बोला कि भैया नहीं, अगर ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए अगर एक ही कायरल सेंटर चाहिए, अगर मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर आता है तब भी डाउट है कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। ये रही बात। फिर हमने तीसरी बात क्या बोल दी कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे नजर आएंगे जहां पे स्टीरियो सेंटर नहीं है, स्टीरियो सेंटर वहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा। तो वो रही बात की बात कि हम लोग किस तरह के मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे एलिन्स के बारे में, बाइफिनल्स के बारे में, स्पिरेंस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे उस तरह के कुछ एग्जांपल्स नजर आएंगे जहां पे मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर एब्सेंट होने के बावजूद भी वो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन अभी फिलहाल वो बात की बात है, लेकिन अब हमें डिस्कस करना है कि दूसरा जो कंडीशन है
कि मॉलिक्यूल में क्या था, हमारे पास दो कायरल सेंटर थे, और दो कायरल सेंटर में अगर हम बात करते हैं उस तरह के मॉलिक्यूल को जहां पे दो कायरल सेंटर होंगे लेकिन वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको मैं बोल रहा हूं कुछ इस तरीके से। मैं एक ये मॉलिक्यूल ले लूं जिसको मैं बोलता हूं ए, और एक मॉलिक्यूल मैं ये ले लूं, ये ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने बी। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल निकल के आ गए, ए और बी। अब इन दो मॉलिक्यूल को ध्यान से देखते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड ए की अगर मैं बात करूं, तो देखूंगा कि यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, और एक यहाँ पे कायरल कार्बन है बात सही है? मुझे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ दो मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन है। अब चेक करना है कि क्या ये मॉलिक्यूल जो है दोनों के दोनों क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखते हैं एक बार एग्जांपल से, समझना है ध्यान से। तो क्या किया मैंने, इस मॉलिक्यूल को देखा। अगर मैं बोलूं, थोड़ी देर के लिए भी इसको भूल जाता है, पहले कंपाउंड ए के बारे में बात करेंगे फिर कंपाउंड बी के बारे में। ए कंपाउंड में अगर मैं देखूं, तो अगर मैं कोशिश करूं या फिर मैं काम करता हूं कि इस मॉलिक्यूल को, सपोज दैट इस मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से मैं काट दूं, एक ऐसा कोई प्लेन लगा दूं इस मॉलिक्यूल में, तो क्या नजर आता है कि ये मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। अब जो दो इक्वल हाफ है वो कैसे नजर आ रहे हैं, मैं अगर बात करूं तो कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं हमें, और जो नीचे का पोर्शन है वो क्या नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो गए, मतलब जो दो इक्वल हाफ जो थे वो क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो गए। तो मुझे पता चला कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर वहां पे कायरल सेंटर है, अगर और उस कायरल सेंटर के बीचों बीच या फिर उस मॉलिक्यूल के बीचों बीच अगर ऐसा कोई प्लेन प्रेजेंट है, और वो प्लेन क्या करे, उस मॉलिक्यूल को अगर इक्वल हाफ में बांट दे, तो दो इक्वल हाफ क्या हो गए, वो मिरर इमेजेस हो गए। रहा बात इसका। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्लेन है जो इस मॉलिक्यूल को ऐसा भाग में बांट दे जहां पे दो मिरर इमेजेस आ जाए, दो इक्वल हाफ, तो दिखता है नहीं। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे नो प्लेन, ऐसा कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांटे और दो इक्वल हाफ क्या हो जाए, वो मिरर इमेजेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, बोल सकते हैं यस, प्लेन प्रेजेंट। तो ध्यान रखेंगे। अब दूसरे कंडीशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे क्या आएगी, सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बोलता है क्या सिमेट्री एलिमेंट्स की जो कैरलिटी जो थी वो एक नेसेसरी कंडीशन थी। हमने देखा कि ये होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं कि अगर मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर है तभी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो, वहां पे लिमिटेशंस के बारे में बात आ गई। अब हमने डिस्कस करें सिमेट्री एलिमेंट्स जो एक सफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड करती है किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। जैसे कि हमने बात करी ना कि एलिन्स होंगे, बाइफिनाल जैसे कंपाउंड होंगे जहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां पे स्टीरियो सेंटर नहीं है, एब्सेंट है, लेकिन वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब साफ हो गया कि हमारे पास मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पर भी ऑप्टिकली एक्टिव हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन शर्तें क्या है कि हमें देखना है, सिमेट्री एलिमेंट्स पे गौर करना। मतलब कुल बातें ये समझ में आती है कि ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमें क्या ध्यान रखना है, सिमेट्री एलिमेंट्स। मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव में सबसे ज्यादा मेजर रोल कौन प्ले करती है, सिमेट्री एलिमेंट्स। तो ये क्या कहता है, ये बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या बोला, अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो क्या होगा, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होने से ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, अब बताना है देख करके। यहाँ पे मैंने देखा कि एक प्लेन प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब इनएक्टिव क्यों हुआ, तभी मैंने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर किसी भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन कंपाउंड बी में क्या था, किसी भी तरह का कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो पता करना हमें कि कितने तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं और उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे एग्जांपल से, तो हम लोग बता पाएंगे कि कौन से मॉलिक्यूल जो होते हैं
कि वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं, और कौन कौन तरह से इंपॉर्टेंट जो सिमेट्री एलिमेंट्स है उसको भी डिस्कस करते चलेंगे और देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, तब हम लोग इजिली बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, और उससे उसका जो इंपॉर्टेंस होगा वो बहुत हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं जो होता है सिमेट्री एलिमेंट्स की। जब मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, तो मेनली जो है वो हमारे पास तीन तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला क्या हो जाता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसका डिनोशन जो होता है वो सिग्मा हो जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कभी कभी यह मिलेगा हमें इन्वर्जन सेंटर के नाम से भी मिल जाता है, नाम से कंफ्यूज नहीं करना है, इन्वर्जन सेंटर, और इसको मैं डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। फिर थर्ड जो हो जाता है वो हमारे लिए अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको कभी कभी डिनोट करते हैं कैपिटल एस और एन से। तो ये जो है वो तीन इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स है, और अगर ये इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट्स किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर प्रेजेंट है, आइदर वो हो सकता है प्लेन हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर किसी भी तरह में कोई भी मॉलिक्यूल में अगर इस तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि उसमें सारे के सारे या फिर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट अगर वहां पे प्रेजेंट है, वहां पे कोई भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दैट मींस कि एब्सेंट होना चाहिए सिमेट्री एलिमेंट, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, टार्टरिक एसिड के एग्जांपल में, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे रोल प्ले करती है, तो सिमिलरली हम वहां पे एक डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो बोलता है an imaginary plane which cuts the molecule in such a way that the two equal halves of the molecule are mirror images of each other। अगर मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अलावा किसी भी तरह के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा रखा हुआ है जहां पे अगर इस तरह कोई प्लेन है, हम लोग वहां पे कैसे डिस्कस सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये है, ये अगर मेरे पास ये है, अगर मेरे पास ये है, तीन एग्जांपल ले लिया। अब बताना है हमें इन तीनों में, ये नहीं देखना ए एम डब्ल्यू, हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि मान लेते हैं कोई इस तरह कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल में इमेजिनरी प्लेन कहां पे है जो इस मॉलिक्यूल को ऐसे दो हाफ में बांटे कि दो जो हाफ जो हमारे पास निकल के आ रहे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाए। तो मैं बोल सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल में अगर मैं यहां पर से काट कर दूं, यहां पर से एक प्लेन ड्रॉ कर दूं, तो बोल सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल जो होगा इसका एक हाफ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, और दूसरा हाफ ऐसा बन जाएगा। हम बोल सकते हैं कि ये जो दो हाफ निकल के आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, एक दूसरे का मिरर इमेजेस। सिमिलरली अगर बोले इस मॉलिक्यूल में, तो ऐसे तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर से प्लेन पास करूं तो नीचे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इस यहाँ से काट दूं, इस मॉलिक्यूल को बीच से काट दूं, तो बोल सकता हूँ कि इसके जो पार्ट्स होंगे मुझे इस तरह से नजर आएंगे। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ इस मॉलिक्यूल में ये जो है वो इमेजिनरी प्लेन है जो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांट रहा है, और वो क्या कर रहा है, मिरर इमेजेस है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें यही नजर आ रहा है। इस तरीके से अगर प्लेन पास कर दूं यहाँ पर से, तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक प्लेन पास कर दिया इस तरीके से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो दो इक्वल हाफ है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो गए। मतलब मुझे कुछ मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके का दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आई कि ये तो है वो बात, वो है इस तरह का मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है
और उसको हम देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था टार्टरिक एसिड का, सिमिलर उसी को एग्जांपल में मान लेता हूँ अगर हमने शुरू से फिर से, तो देख सकते हैं हमारे पास, अगर मैं बोलूँ हमारे पास यही था मॉलिक्यूल, यही था हमारे पास मॉलिक्यूल, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इस सबसे पहले क्या काम करना, इस मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि इस मॉलिक्यूल में ऐसा कोई है, कोई इमेजिनरी प्लेन पास होने एक जगह है जहां पर से एक मॉलिक्यूल जो है वो दो इक्वल हाफ में बढ़ सकती है, तो बोल देंगे बिल्कुल है। तो पॉइंट कहां से निकल के आएगा वो प्लेन का जगह, वो यहां से निकल के आएगा। अगर मैं मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से कट कर दूं तो मैं बोल सकता हूं ये मॉलिक्यूल जो है वो दो इक्वल हाफ में बटेगा और वो जो दो इक्वल हाफ होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाएंगे। तो पता चला कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल हो गए, इसको तो पता है हमें नाम टार्टरिक टार्टरिक एसिड, ये तो नाम समझ में आ गया। लेकिन अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि टार्टरिक एसिड जो होता है वो कायरल सेंटर कंटेन करता है, तो क्या कायरल सेंटर कंटेन करने के बाद क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है? तो जो पहला कंडीशन केवल पढ़ करके रखेगा तो बोलेगा बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, कायरल कार्बन होना चाहिए, यहाँ पर तो दो दो है और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या बात समझ में आई कि नहीं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम लोग क्या बोलेंगे, टार्टरिक एसिड जो है अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बात समझ में आ गई? तो हम इसी तरह से आगे बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है और इन्वर्जिंग सेंटर क्या होता है। तो मैं बात करूं दूसरा जो हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल आई से। तो ये रही मेरी बात। अब इसको मैं डिफाइन करना रहा तो क्या बोल सकते हैं, तो ये क्या कहता है, तो समझ में आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए प्लेन चाहिए होता है। उस तरह से यहाँ पे नाम क्या नजर आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब तो बोला गया कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर आप ढूंढो और उस सेंटर से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, अपोजिट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस में, तो उस दो इक्वल डिस्टेंसेस में अगर मुझे दो ऐसे ग्रुप मिले जो दोनों साइड में सेम हो, दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं, मान लेता हूं कि मेरे पास अगर इस तरह का कोई चीज है, अगर मैं बोलूं इस मॉलिक्यूल में मैंने एक सेंटर ढूंढ लिया, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं दोनों के अगेंस्ट, तो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर दो अगर सेम ग्रुप मिलते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। दैट मींस कि अब वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा कि सिमेट्री एलिमेंट अपने पास प्रेजेंट रखेगा और वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर मैं डेफिनेशन के तौर पर अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से कि एन imaginary center present in a molecule and the line drawn opposite side at equal distance, we get identical groups. If we get identical groups, then the molecule contain inversion सेंटर। तो कुल बात समझ में क्या आ गई कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में अगर हमें पता चलेगा वहां पे कोई इमेजिनरी ऐसा कोई सेंटर है जहां पर से मैं अगर इक्वल अपोजिट साइड में ऐसा लाइन ड्रॉ करूं और इक्वल डिस्टेंस में ड्रॉ करूं, मुझे पता चलेगा कि उस इक्वल डिस्टेंस में अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो हम बोल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो मैं बता सकता हूं कुछ इस तरीके से, सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है,
ये मॉलिक्यूल है। मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूँ इस तरीके से कुछ, ये हमारे पास मैंने एग्जांपल के तौर पे दो मॉलिक्यूल देखा। अब इस दो मॉलिक्यूल में देखना है कि क्या यहाँ पे कोई इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है या नहीं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं देखूं इस मॉलिक्यूल में मुझे एक ऐसा यहाँ पे एक सेंटर नजर आ रहा है जहां पर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से तो मुझे दो आइडेंटिकल ग्रुप्स मिल गए, मतलब मुझे H मिल गए दो इक्वल डिस्टेंसेस में अगर मैं मूव करा तो। सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से इस इन्वर्जन सेंटर से मैं अगर इधर पढ़ूं मुझे एक मिथिल ग्रुप मिल गया, और अगर मैं उसके अपोजिट साइड में फिर एक लाइन ड्रॉ करूं इक्वल डिस्टेंसेस में मुझे क्या मिल गया, एक और मिथिल ग्रुप। तो मैं बोल सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल में ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है जहां पर से मैं अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं अपोजिट साइड एट इक्वल डिस्टेंस में तो मुझे दो आइडेंटिकल ग्रुप और एटम मुझे मिल रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे आई जो है वो मेरा क्या है, प्रेजेंट है। अगर आई प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई प्रेजेंट है दैट मींस कि ये जो मॉलिक्यूल हो गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे अगर मैं किसी भी तरह का इन्वर्जन सेंटर अगर मैं मान लूं तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर से अगर मैं मूव करूं तो यहाँ पर मुझे एक COH ग्रुप मिला। उसी तरीके से अगर इसके अपोजिट में ढूंढता हूँ तो मुझे मिल गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे देखूं तो H मिला, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे H मिल गया। उसी तरीके से मैं यहाँ देखूंगा H, मुझे यहाँ पे H मिल गया। CH3 की बात करूं तो CH3 भी मिल गया। इसका मतलब कि यहाँ इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, और मैं बोल सकता हूँ कि ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मुझे कुल बात निकल के ये आ रही है कि मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है या नहीं ये मैटर नहीं करता। अगर उस मॉलिक्यूल में हमें क्या देखना है कि सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो सीधा बात मुझे क्या निकल के आती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए। तो हमें चाहिए एसिमेट्री, मतलब वो मॉलिक्यूल सिमेट्री नहीं होना चाहिए। दैट मींस कि वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूल एसिमेट्री है दैट मींस कि हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर सिमेट्री की बात करें, देखिए तीन तरह का सिमेट्री भी हमें पढ़ना है। हमें बात की दो तरह का, प्लेन में बात कर लिए, सेंटर के बारे में बात करिए, जो हमारा थर्ड है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे, तो हमें बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कुल बात समझ के हमें रखना है कि कायरलिटी जो थी एक नेसेसरी कंडीशन थी। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कब तक, अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल और केवल अगर एक ही है तभी। अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर दो आ गए या तीन आ गए कायरल सेंटर तब वहां पे कायरलिटी वाली बात नहीं लगेगी। वहां पे देखेंगे क्या वहां पे कोई प्लेन है, क्या वहां पे सेंटर है, तब देखेंगे कि वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो बात रही इस तरह से। और हमें बात करना है क्या, थर्ड जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। करते हैं अपने थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिसका नाम है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको जब डिनोट करते हो किसे डिनोट करते हैं, SN से। और कभी कभी आपको मिलेगा लिखा हुआ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें नाम पे ध्यान देना है कि किस नाम से है, नाम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल दिया उसका मतलब क्या हो सकता है, वो बातें हमें नहीं करनी। देखना है इसका मतलब जो था वो सेम होता है। आइए देखते हैं कि क्या बोलता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर हम लोग 360 डिग्री बाई एन एंगल से अगर हम लोग रोटेट कराते हैं, और उस रोटेटिंग मॉलिक्यूल में क्या करेंगे कि हम लोग रिफ्लेक्ट कराएंगे किसी भी प्लेन मिरर से जो कि परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमें मॉलिक्यूल जो मिलेगा, थर्ड मॉलिक्यूल जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए, अगर आइडेंटिकल है तो हम बोल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मींस की अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो कैसे देखेंगे, हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ए है, हमने उस पे क्या किया 360 डिग्री बाई एन एंगल से रोटेट करा दिया। क्या किया, इस ए मॉलिक्यूल को क्या किया
360 डिग्री बाय एन एंगल से रोटेट करा दिया तो हमें क्या मिलेगा, कुछ मॉलिक्यूल बी निकल के आएगा, उसका मिरर इमेज निकल के आएगा, चाहे कुछ भी निकल करके आएगा। अब क्या बोला गया कि बी के अलोंग, बी के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर लगाएंगे जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर होने के बाद जब एक कंपाउंड देगा सी, हम देखेंगे ए और सी का रिलेशन, क्या ए और सी अगर आइडेंटिकल नजर आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उस तरह के मॉलिक्यूल, ए वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा, सिमेट्री प्रेजेंट होगी और उस सिमेट्री का नाम क्या होगा, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर इस तरह के एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हम लोग कुछ एग्जांपल से देखते हैं, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो सकता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, तो बोलता है कि अगर इफ अ molecule rotates an angle of 360 degree by n, then it reflects through a plane mirror which is placed perpendicular to the axis of rotation, then, or we call, if we get a identical molecule with a, or we say original molecule, then the molecule contain what, alternating axis of symmetry, or we call improper axis of symmetry। तो क्या देखा हम लोगों ने, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर हम 360 डिग्री बाय एन एंगल से रोटेट करा दे और उस रोटेट कराने बाद क्या करें, उसके अगेंस्ट हम एक मिरर लगा दें जो कि परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमें मॉलिक्यूल मिलेगा, जो थर्ड मॉलिक्यूल जो मिलेगा, अगर हम लोग ओरिजिनल और उसको कंपेयर करें, अगर वो मॉलिक्यूल आपस में अगर आइडेंटिकल है तो बोल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब सवाल आया कि ये 360 डिग्री बाय एन क्या है, हम लोग बात करते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन। दैट मीन्स कि ये क्या है कि अगर मेरा n का वैल्यू 2 रहा तो मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अगर n का वैल्यू 3 रहा तो 120 डिग्री, अगर n का वैल्यू 4 रहा तो 90 डिग्री। और ये हम लोग तब डिसाइड करते हैं, वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में कौन से एंगल पॉसिबल होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग n देखते हैं और उसके बाद बता पाते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितना एंगल ऑफ रोटेशन अलाउ होगा, और हम लोग बता पाते हैं उसके अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल से हम बात करेंगे किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं या नहीं। तो एग्जांपल जो है वो बहुत बेसिक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वहां पे x कोई ग्रुप है, यहाँ पे कोई x ग्रुप है, यहाँ पे x और यहाँ। मैंने क्या किया, चारों जो कार्बन एटम है वहां पे मैंने इस तरह से लिखा। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन है या फिर कोई भी अलग एटम, मैंने यहाँ पे देख के चलना, हमें देख के चलना है कि इसकी पोजीशन आपस में कैसे चेंज होते हैं। मैंने बोला कि हमारे पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और यहाँ पे देखा, सपोज अगर बोलूं कार्बन नंबर 1 है अगर ये, तो कार्बन नंबर 1 में x का पोजीशन क्या है, अबव है, और 2 में क्या है, बिलो, थर्ड में क्या है, और फोर्थ में क्या है, बिलो। अब मैं बोलूं इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बोलूं कि 90 डिग्री आप रोटेट करा दो, क्या करो, 90 डिग्री अगर आप रोटेट कराते हैं आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का, कि आपको जो होगा वो क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से हमको नजर आएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे कुछ नजर आएगा। मतलब ये वाला कार्बन यहाँ से, 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 हम बोल सकते हैं कुछ हमें इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 1 ये बन गया, अब हाइड्रोजन X हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। अब देखते क्या है कि जहां पे नंबर, सपोज नंबर 1, नंबर 2, सपोज मैं मान रहा हूं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अब क्या हो गया,
नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। हम बोल सकते हैं जहां पे 3 में देख रहे हैं कि अबव है तो अबव आ गया, 2 में क्या था बिलो था, बिलो आ गया, 1 में क्या था अबव था, अबव आ गया एक्स। उस तरीके से देख रहे हैं कि 4 में क्या था बिलो था तो मेरे पास बिलो आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन लगाएंगे जो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, इस यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने माना है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का केस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मान लिया मैंने एक मिरर लगा दिया। अगर इस मिरर को अगर इस मॉलिक्यूल इस मिरर के थ्रू अगर पास कराते हैं तो देखते हैं क्या मॉलिक्यूल बनता है। अगर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हमें मिला अगर वो आइडेंटिकल रहा हमारे ओरिजिनल मॉलिक्यूल से तो बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर वो प्रेजेंट है इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, दैट मींस ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला ये हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से। मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया और मैं देखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से कुछ, ठीक है, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, जगह नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा इस तरीके से, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे इमेज मिलेगा, मिरर इमेज क्या होता है, अपोजिट होता। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मुझे एक्स क्या नजर आ रहा है नीचे, अब यहाँ पे मुझे नजर आएगा ऊपर नजर आएगा। यहाँ पे एक्स क्या नजर आ रहा है ऊपर, मतलब मुझे अब यहाँ पे एक्स नीचे नजर आएगा। यहाँ पे एक्स मुझे नीचे नजर आ रहा है मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर नजर आएगा। यहाँ पे एक्स ऊपर नजर आ रहा है मतलब नीचे नजर आ रहा है। बाकी जगह पे क्या है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब कंपेयर करते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूल निकल के आया आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, देखते हैं क्या ये मॉलिक्यूल हमारे ओरिजिनल वाले से मिलता है या नहीं। तो मान लिया मैंने मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए एक्स के क्या है ऊपर है, एक्स ऊपर है, यहाँ पे एक्स क्या है नीचे, यहाँ पे नीचे, एक्स ऊपर, यहाँ एक्स नीचे, यहाँ पे एक्स नीचे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मॉलिक्यूल हमारे पे निकल के आया है ए और सी वो क्या है, आपस में आइडेंटिकल है। अगर ये मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल है इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां पे प्रेजेंट है। और हम बोल सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है इसका मतलब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब कुल बातें समझ के ये आती है कि किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए किसी भी तरह का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, वो एसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट है इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल क्या हो गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई। तो ये है कुल सारी बातें जो हमें आज पढ़नी थी। काइनेटिक और सिमेट्री एलिमेंट्स को देखना था कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस आते हैं, क्या सफिशिएंट कंडीशन होता है, किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव कब बोल सकते हैं कब नहीं बोल सकते हैं। अगर ये बातें हम लोग समझ में आ गई है तो हम बोल सकते हैं कि हम किसी मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं कि वहां पे किस तरह के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और वो क्या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो हमें यही सारी बातें अब हमें देखना है कि इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हमें देखना है। कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हम देखेंगे आगे कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जहां पे हो सकता है उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर हो लेकिन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, तब बोल सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन क्या हो, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो लेकिन कायरल सेंटर ना हो और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तभी वो मॉलिक्यूल कहा जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ध्यान क्या देना हमें, सिमेट्री एलिमेंट्स पे, ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ये रही सारी आज की बातें। जो अगला टॉपिक होगा वहां पे हम बात करेंगे अपने नोमेनक्लेचर के ऊपर कि कौन कौन से नोमेनक्लेचर हमें पढ़ने हैं। जनरली हम आरएस नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, आरएस नोमेनक्लेचर को किस तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करते हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके नाम कैसे बता सकते हैं कि वो आर है या एस है। तो ये होगी हमारे अगले लेक्चर का जो कंटेंट होगा वो हमारा आरएस नोमेनक्लेचर पे होगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग और भी केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी सारी जो भी टॉपिक हमें कवर करनी है, लाइक टॉपिसिटी कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो नोमेनक्लेचर होता है या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे जहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे मैंने बताया एलिन्स होती है, बाइफिनाइल्स होती है, स्पाइरन्स होती है, और भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंसा कंपाउंड होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पे हमारे पास कायरल सेंटर नहीं होता लेकिन वो मॉलिक्यूल क्या बन जाती है, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाती है। तो बहुत सारे हम एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे और हमें और भी स्टील केमिस्ट्री में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही सारी आज की बातें। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आप इसको पसंद करेंगे और अपने अगले वीडियो को देखने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।